कहानी की शुरुआत पहाड़ पर मेरी छुट्टियों के दौरान हुई। मैं पहाड़ों के ऐसे क्षेत्र में था जहां संपर्क का कोई साधन नहीं था, बिजली भी नहीं थी। सरकारी डाक बंगला जंगल के बीचों बीच बना था। इस तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से सड़क जाती थी। यहां छुट्टियां बिताने कम ही लोग आते थे। डाक बंगले में सुविधा के नाम पर एक खाना बनाने वाला ही था, जो चौकीदार की भूमिका भी निभाता था। मैं वहां कुछ दिन रहने के लिए गया था। कुछ जंगली जानवर ऐसे थे जो इस ऊंचाई पर ही मिलते थे, इसलिए इस वीराने में उनकी फोटो खींचने की इच्छा से आया था। मानसून के मौसम में पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे इस समय ही यहां पर आना था, इसलिए मानसून में ही यहां पर आया था। समय सही कट रहा था। रसोइया खाना बना देता था। मेरा सारा दिन जंगल में जानवरों का पीछा करने में गुजर जाता था। शाम होने से पहले ही मैं डाक बंगले में लौट आता था। तभी रसोइया, जिसका नाम बंशीधर था, अपने गांव के लिए जो 3 किलोमीटर नीचे था चला जाता था। रात को मैं इस नितांत वीरान डाक बंगले में रहता था। पहले कुछ दिनों तो बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन फिर इस माहौल की मुझे आदत पड़ गई। पहाड़ों की बारिश का पता नहीं चलता था कि कब आएगी और कब तक होती रहेगी। मानसून में ही पहाड़ों की असली खूबसूरती बाहर आती है। चारों तरफ हरियाली और हर जगह उग आए झरने मन को मोह लेते हैं। बादल बिल्कुल जमीन पर उतर आते थे। ऐसा लगता था कि आप बादलों पर तैर रहे हैं। सारे संसार से कटा रहना बड़ा कष्टकर लगता है, लेकिन फिर उसकी आदत पड़ जाती है। मैं भी इसी माहौल का मजा ले रहा था। जरूरतें सीमित थी, इसीलिए ऐसी एकांत जगह पर आराम से रह रहा था। लेकिन कब क्या हो जाए, ये कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अच्छी भली रूटीन से चलती जिंदगी एकदम से धर्रे से उतर गई। हुआ ऐसा कि एक दिन बंशीधर रात को गया तो दूसरे दिन सुबह आया नहीं। काफी देर तक मैं उसका इंतजार करता रहा। फिर भूखा ही जंगल के लिए निकल गया। मेरा जंगल जाना जरूरी था। उसी काम के लिए मैं यहां आया हुआ था। दिन भर जंगल में भटकने के बाद जब शाम को डाक बंगले में लौटा तो आकाश काला हो रहा था। लगता था कि जोर का तूफान आने वाला था। जब डाक बंगले पर पहुंचा तो केयरटेकर का कमरा खुला हुआ था। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, जो ये बता रहा था कि वो खाना बना रहा है। उसे खाना बनाकर वापस भी जाना था। मेरे डाक बंगले में घुसते ही बारिश शुरू हो गई। मैं कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया। जब कपड़े बदलकर बाहर आया तो बंशीधर कहीं दिखाई नहीं दिया। बारिश तेज हो चुकी थी। मैं केयरटेकर के कमरे में चला गया। वहां पर बंशीधर नहीं था, बल्कि एक लड़की खाना बना रही थी। मैं उसे नहीं जानता था। मुझे आया हुआ देखकर वो खड़ी हो गई और बोली कि बापू की तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। उनकी जगह मैं खाना बनाने आई हूं। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम ज्योति है। मैं कमरे से बाहर आ गया। खाने का इंतजाम होने से मन में संतोष था कि रात को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद ज्योति खाना लगा कर ले आई। कमरे में मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी। रोशनी के लिए यहां यही एक साधन था। ठंड से बचने के लिए फायरप्लेस में मैंने आग लगा दी थी। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई थी। मैं खाना खाने बैठ गया। तभी मुझे ध्यान आया कि इस बारिश में ज्योति वापस कैसे जाएगी। मैंने ज्योति से पूछा कि इतनी बारिश में तुम वापस कैसे जाओगी। मेरी बात सुनकर वो बोली कि मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर लूंगी, उसी के बाद वापस जा सकती हूं। मैं खाना खाने लगा। ज्योति अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद वो बर्तन उठाने के लिए आई। मैंने उससे कहा कि वो अपने लिए भी खाना बना ले, खाना खाकर ही वापस जाए। हो सकता है तब तक बारिश बंद हो जाए। वो सर हिलाकर वापस चली गई। मैं आग की गर्माहट का मजा उठाने लगा। कुछ देर बाद मैं ये देखने बाहर गया कि बारिश का क्या हाल है, तो पता चला कि बारिश और जोर से हो रही थी। ज्योति के कमरे में जाकर देखा तो वो खाना खाने बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, इतनी बारिश में तुम्हारा घर जाना सही नहीं है। वो बोली कि मैं भी यही सोच रही हूं।
रात भी हो गई है और बारिश भी जोर से हो रही है। मैं यही रुक जाती हूं। बापू समझ जाएंगे कि मैं यहां पर रुक गई हूं। मैंने ज्योति से पूछा कि यहां कपड़े हैं, तो वो बोली कि ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें रजाई लाकर देता हूं। मैं अंदर गया और एक रजाई लेकर वापस आ गया। उसे ज्योति को देकर कहा कि किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जगा देना। उसने सर हिला दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। बारिश की आवाज अब कमरे में भी भर गई थी। मुझे भी लग रहा था कि यह तूफान पूरी रात रुकने वाला नहीं था। मैं सोने की तैयारी करने लगा। फिर मैं एक बार देखने गया कि ज्योति सो गई है। ज्योति का कमरा बंद था। इसका मतलब वो सो गई थी। ये देखकर मैं भी अपने कमरे में लौट आया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। कुछ देर मेरी नींद खड़खड़ाहट सुनकर खुल गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे को कोई वहम हुआ है। मैं दोबारा सोने जा रहा था, तभी दरवाजा फिर से खटखटाया गया। मैं बिस्तर से निकल शॉल लपेटकर दरवाजा खोलने चल दिया। दरवाजे पर पूछा कि कौन है? ज्योति। मैंने ये सुनकर दरवाजा खोल दिया। बाहर ज्योति खड़ी हुई कांप रही थी। दरवाजा खोलते ही कमरे में ठंड की लहर अंदर आ गई। मैंने ज्योति से पूछा कि क्या बात है? तो वो बोली, साहब कमरे में मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए आपको जगाया है। मैं उसकी परेशानी समझ रहा था। बारिश के कारण ठंड बहुत बढ़ गई थी। केवल एक रजाई में सोना मुश्किल काम था। मैंने उसे कमरे में अंदर लेकर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए मैं क्या करूं। जवान लड़की का मेरे साथ एक कमरे में सोना सही नहीं है, ये मैं समझ रहा था, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे कहा कि वो फायरप्लेस के सामने बिस्तर बिछा ले और यही सो जाए, उसे ठंड नहीं लगेगी। मैं एक और रजाई देखने गया, लेकिन दूसरी रजाई नहीं थी। आग के कारण कमरा गर्म था। हम दोनों आराम से सो सकते थे। ज्योति बेड के पास बिस्तर बिछाकर लेट गई। एक रजाई ही उसके ऊपर पड़ी थी। रात ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन बरसात और रोशनी न होने के कारण रात गहरी लग रही थी। कुछ देर मैं लेटा रहा और सोने की कोशिश करने लगा। आंख लगी ही थी कि मुझे किसी के कांपने की आवाज आई। मुझे लगा कि हवा की आवाज होगी, लेकिन कुछ देर बाद कमरे के सन्नाटे में कंपी की आवाज आने लगी। कुछ देर तो मैं चुपचाप पड़ा रहा और सोचता रहा कि इसका क्या करूं। ठंड के कारण ज्योति कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का क्या करूं। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं बेड से उतरा और ज्योति के पास चला गया। कुछ सोचकर मैंने उसकी ओढ़ी हुई रजाई हटाई और उसे उठाकर अपने बेड पर लिटा दिया और उसके बाद सारी रजाइयां उसके ऊपर डाल दी। इसके बाद नीचे पड़ी रजाई भी उसके ऊपर डाल दी। गर्मी लगने के कारण ज्योति की कंपी बंद हो गई थी। मैं नीचे खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करूं। जवान लड़की के साथ सोना सही नहीं लग रहा था, लेकिन इस सर्दी में ज्योति को सर्दी से बचाना ज्यादा जरूरी था। और सब बातें बात की थी। मुझे भी ठंड लग रही थी, इसलिए मैं भी बेड पर ज्योति की बगल में लेट गया। ज्योति आराम से लेटी हुई थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे की बगल में लेट गए थे। सुबह क्या होगा ये मेरा दिमाग नहीं सोच रहा था। बाहर बारिश का शोर अंदर कमरे में भी भर रहा था। मैं चुपचाप पड़ा रहा। मुझे पता था कि इसके बाद अब क्या होगा, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता था। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। मैंने उसे आज पहली बार ही देखा था, कोई पूर्व परिचय नहीं था। शायद ध्यान से देखा भी नहीं था। ज्योति के शरीर की गर्मी भी मैं महसूस करने लग गया था। बाहर से बारिश की आवाज अभी भी आ रही थी। घड़ी देखी तो सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर अंधेरा था। मैंने ज्योति को सोने दिया और गर्म कपड़े डालकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर अंधेरा था और बारिश जोर शोर से हो रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद रोशनी होने वाली थी। यहां कोई आने वाला नहीं था, लेकिन ज्योति का मेरे कमरे में होना सही नहीं था। यही सोचकर मैं कमरे में वापस आ गया और ज्योति को जगा दिया।
उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर अपने आप को देखा। वो मेरी बात समझ गई और बेड से उतरकर अपना बिस्तर उठाकर बाहर अपने कमरे में चली गई। मैं उसकी रजाई उसे दे आया। मैं चाहता था कि वो अभी कुछ देर और सो ले, लेकिन कुछ देर बाद वो उठकर आई और बोली कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूं, फिर आपका खाना बनाकर चली जाऊंगी। मैंने कहा कि तुम बारिश रुकने तक नहीं जा सकती। बारिश के रुकने का इंतजार करो, जब रुक जाए तभी जाना। मैं भी आज कहीं नहीं जा सकता हूं। वो मेरी बात समझ गई। ज्योति कमरे से बाहर चली गई। ज्योति मुझे चाय बनाकर दे गई। उसके बाद वो नाश्ता बनाने की तैयारी करने लग गई। मैं भी नित्यक्रम करने लग गया। कुछ देर बाद ज्योति नाश्ता देने आई तो मैंने उससे पूछा कि वो अपना नाश्ता भी बना ले, मेरा खाना बनाकर अगर बारिश रुक जाए तो चली जाए। वो कुछ नहीं बोली और चाय का कप लेकर चली गई। कुछ देर बाद उसने आकर मुझे बताया कि खाना बनाकर रख दिया है, अब वो अपने घर जाएगी। मैंने कहा कि बाहर बारिश रुक नहीं रही है, तो वो बोली कि रात को घर नहीं गई, इसीलिए बापू मेरी चिंता करते होंगे। मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देता हूं। वो बोली कि ये सही रहेगा, अगर बारिश कम हो गई तो वो शाम को वापस आ जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और उसको साथ लेकर गांव के लिए चल दिया। कुछ देर बाद उसे गांव के पास छोड़कर मैं वापस डाक बंगले पर आ गया। बारिश के कारण जंगल जाना संभव नहीं था, इसीलिए कुछ काम करने बैठ गया। दोपहर में बारिश थोड़ी कम हो गई। दोपहर को खाना खाकर मैं सोने चला गया। ठंड के कारण नींद आ रही थी। रात की वजह से भी थकान सी थी। कोई 2 घंटे सोने के बाद मेरी नींद खुली तो मैं उठकर बैठ गया। बाहर आकर देखा तो बारिश रुक गई थी। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि आज ज्योति शाम को आ सकेगी। हुआ भी यही, कुछ देर बाद ज्योति आ गई। उसने बताया कि बापू की तबीयत सही नहीं है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक वही खाना बनाने आएगी। मैं भी मन ही मन यही चाहता था। मुझे लगा कि ज्योति भी शायद यही चाहती थी। हम दोनों के मन की हो रही थी। बाहर मौसम फिर खराब हो रहा था। मैंने ज्योति से पूछा कि वो घर में बताकर आई है कि अगर बारिश की वजह से ना आ पाए तो यही रुक जाएगी। वो बोली कि मैं बताकर आई हूं कि मैं रात को वही रुक जाऊंगी। ऐसे मौसम में बापू ने भी मुझे आने से मना कर दिया था। आज सुबह अब छोड़ने चले गए नहीं तो मैं शाम को वापस नहीं आ पाती। मैंने कहा कि आज मैं खाली था, जंगल नहीं जा पाया, इसलिए उसे छोड़ने चला गया था। वो मुस्कुराकर मुझे देखती हुई चली गई। शाम के घिरते ही बारिश शुरू हो गई और फिर जोरदार तूफान में बदल गई। बाहर भी तूफान आ रहा था और मुझे लग रहा था कि कमरे के अंदर भी तूफान आने वाला था। बरसात के कारण ठंड बढ़ गई तो मैं गर्म कपड़े पहनने लग गया। मुझे लग रहा था कि आज मेरा और ज्योति का बात सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या ये मैं सोच नहीं पा रहा था। ज्योति ने मुझसे पूछा कि साहब खाना लगा दूं, तो मैंने हाँ कर दी। कुछ देर में वो खाना लेकर आ गई। मैंने उससे पूछा कि अपना खाना बना लिया है, तो वो बोली कि हाँ, जब रात को यही रुकना है तो खाना तो खाना पड़ेगा। मैं चुपचाप खाना खाता रहा। ज्योति भी खाना खाने चली गई। तूफान की गति बढ़ गई थी। बिजली जोर जोर से चमक कर गिर रही थी। पहाड़ के ऊपरी छोर पर होने के कारण दूर घाटियों में गिरती बिजली वातावरण को डरावना बना रही थी। और कुछ करना नहीं था, सो मैं सोने की तैयारी करने लगा। तभी ज्योति कमरे में आकर खड़ी हो गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा तो वो मुझे देख रही थी कि मैं कुछ कहूं। मैंने उसे कहा कि आज वो मेरे साथ सो जाए, रजाइयां कम है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बिस्तर लेने चली गई। अपने कमरे और दरवाजों को बंद करके वो मेरे कमरे में आ गई। मैंने उससे पूछा कि शराब पीती है, तो उसने सर हिला दिया। मैंने बोतल में से शराब निकालकर 2 गिलासों में डाली और एक गिलास उसके हाथ में थमा दिया। उसने गिलास संभाल कर पकड़ लिया। हम दोनों कुर्सियों पर बैठकर शराब पीने लगे। शराब का नशा चढ़ने कारण मुझ में और ज्योति में थोड़ी हिम्मत आ गई थी।
मैंने उससे पूछा कि कल कैसा लगा था, तो वो बोली कि सही लगा था। इसके बाद वो चुपचाप शराब पीती रही। मैंने ज्योति से कहा कि वो अपने ऊनी कपड़े उतार दे, रात में सोने में आसानी होगी। तो वो बोली कि साहब ठंड तो नहीं लग जाएगी। मैंने कहा कि जब उस दिन ठंड नहीं लगी थी तो आज कैसे लग जाएगी। वो मेरी बात समझ गई। उसने अपने ऊनी स्वेटर और कपड़े उतार कर रख दिए। आज वो वैसे भी अलग कपड़े पहन कर आई थी। अंदर का तूफान तो शांत हो गया था, लेकिन बाहर तूफान अपनी पूरी क्षमता से चल रहा था। इतने जोरदार तूफान के कारण हम दोनों नींद में डूब गए। सुबह जाकर ही हम दोनों की आंखें एक साथ ही खुली।